नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, एक व्यक्ति का कत्ल राजधानी में इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का कत्ल नहीं है बल्कि रिश्तों का कत्ल है। क्योंकि यहां पर एक 21 वर्षीय बालक ने, एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी और हत्या करके उसने शव के टुकड़ों को एक नीले ड्रम में रख दिया और कुछ टुकड़ों को उसने 20 किलोमीटर दूर जाकर के किसी गांव में फेंक दिया। आपको बता दें, ये जब खबर फैली तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, क्योंकि ये जो खबर आई है ना, ये राजधानी लखनऊ से है। क्योंकि एक बार फिर से नीला ड्रम चर्चा में है और इस बार एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। और जो वजह बताई जा रही है, वो वजह ये बताई उसने पुलिस में की पूछताछ में कि उसके पिता उस पर नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस करने का दबाव डालते थे, जबकि उसकी इच्छा थी कि वो कोई लॉन खोले या रेस्टोरेंट खोले। अब आप सोचिए कि अपनी इच्छाओं के लिए उसने अपने पिता का कत्ल कर दिया। एक कलयुगी बेटा जो महज 21 वर्ष का था और उसने कत्ल किया पिता के ही लाइसेंसी राइफल से। सुबह 4:30 बजे जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, जो पुलिस की पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है कि 4:30 बजे सुबह उसने पिता की लाइसेंसी बंदूक से उनकी पहले हत्या की, फिर बाजार से आरी ला करके उनके शव के टुकड़े किए, टुकड़े करके उसके कुछ उनका जो धड़ था उसको ड्रम में भरा पॉलिथीन में, और उसके बाद उनके सिर और कुछ पार्ट्स को ले जाकर के किसी 20 किलोमीटर दूर जो काकोरी के पास कोई गांव है वहां पर फेंक दिया गया। और आपको बता दें, ये घटना पूरी अंजाम देने के बाद भी पूरी तरीके से वो बेखौफ था। 3 दिनों तक लोगों को उलझाता रहा, लोगों को गुमराह करता रहा और खुद 3 दिन बाद यानी कि कल जाकर के जब वो थाने पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसका हाव भाव देख करके पुलिस को शंका हुई, शक हुई, और जब कड़ाई के साथ पुलिस ने पूछताछ की तब जाकर पूरा का पूरा मामला सामने आया और उसने कबूल किया कि उसने अपने पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। हमारे पास कुछ विजुअल्स हैं, वो आपको दिखाते हैं और पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में वो भी आपको दिखाते हैं। बगल में सीट पे रख दीजिए, टेढ़ा चर्चा करके सीट पे रख दीजिए। अरे ये ऊपर रख दिया, ऊपर आ जाएगी। देखिए, ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत विच्छेद कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की। अब आप सोचिए, ये पुलिस के डीसीपी थे विक्रांत वीर, जो बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस कलयुगी बेटे ने अपनी छोटी बहन के सामने, जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है, उसके सामने ही पिता की हत्या की। और जब वो बेटी चिल्लाई तो उसने उस बहन को भी धमकाया कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा भी हश्र कुछ ऐसा ही होगा। फिलहाल इस युवक को, इस छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके उसके जांच की जा रही है और तमाम जो फॉरेंसिक की जो टीम है वो भी वहां पर जाकर के साक्ष्य जुटा रही है। और अभी तक जो टीमें जो लगी हैं पुलिस की, वो जो बाकी का जो शव का जो हिस्सा है उसको रिकवर करने के लिए तमाम जगहों पर लेके जा रही है जहां पर इस युवक ने फेंका था, उसकी निशानदेही पर वहां पहुंचेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब से खबर आई है तब से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार कैसे एक बेटा अपने पिता की इस तरीके से निर्मम हत्या कर सकता है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे साथी हमारे साथ हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक खबर आपको और बता देते हैं कि कल ये हादसा भी हुआ था लखनऊ में और एक और हादसा हुआ
जिसने कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार जो आरटीओ विभाग है, परिवहन विभाग है, किस तरीके का काम कर रहा है। क्योंकि कल एक बड़ी जो स्लीपर बस थी वो कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार हो जाती है, पलट जाती है, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है और 45 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। आपको बता दें, स्लीपर बस में लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं लगातार सामने आ रही हैं। कभी जल उसके आग लगने की खबर सामने आती है, कभी एक्सीडेंट की खबर सामने आती है, और अब जब कल ये खबर सामने आई तो कहीं ना कहीं जो आरटीओ विभाग है उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। और आप सोच सकते हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 जिंदगियां जिस हादसे में चली गई हों, 45 से ज्यादा लोग जिसमें घायल हो गए हों, और बस की हालत ऐसी हो कि जब उसको क्रेन से सीधा किया जा रहा था तो शव खिड़कियों से लटक रहे थे, नीचे गिर जा रहे थे। अब आप सोचिए कि आखिरकार लगातार इन हादसों के बाद भी ना तो आरटीओ विभाग चेत रहा है और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार और ना ही अन्य जो प्रदेशों की सरकार है वो चेत रही है। क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, कई सवाल खड़े हुए हैं। पता चल रहा है, कुछ लोगों की जानकारी आ रही है कि जो ड्राइवर था वो नशे में धुत था, उसने क्या शराब का सेवन किया था आधे घंटे पहले, जिसके बाद वो गाड़ी की रफ्तार वो समझ नहीं पाया। दूसरे लोग कह रहे हैं कि उसको झपकी आई थी, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ड्राइवर की जो बहस थी वो गाड़ी के मालिक से हो रही थी, जिसके बाद उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी भी जिस तरीके से घटना घटित हुई है, जो मासूमों की मौत हुई है, इसमें वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि आखिरकार क्या कारण है कि इस तरीके की घटना घटित हो जाती है। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगातार इस तरीके की कई घटनाएं घटित हो रही है और जो सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार आरटीओ विभाग क्यों नहीं चेत रहा है, ऐसी बसों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, कई चालान होने के बावजूद भी वो गाड़ियां धड़ल्ले से सड़कों पर क्यों दौड़ रही हैं, क्यों किसी गाड़ी का फिटनेस चेक नहीं किया जाता है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी बने हुए हैं। लगातार हादसे हो रहे हैं, हादसों का लोग शिकार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बसेस हैं वो लगातार सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? इंद्रवीर, अनम्यूट कर लीजिए। अखंड आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही, बताइए। अखंड हमारी मौजूदगी पंचायत राज जिला अधिकारी की जनपद रायबरेली में है, और जिस तरीके से एक सेकंड अखंड जिला पंचायत जी अखंड मैं फिर से एक बार बताऊं, जिला पंचायत राज अधिकारी रायबरेली हमारी मौजूदगी है ऑफिस में, और हमारे साथ जिला राज पंचायत अधिकारी सौम्य सिंह जी है। अभी अखंड हम लोगों ने तमाम सारी खबरें भी कही हैं, जिस तरीके से हम देखते थे कि आधार कार्ड करवाना है, आधार कार्ड नया अप्लाई करवाना है, तो कुछ ही जगह पे रायबरेली में जन प्रमाण पत्र और वेद प्रमाण पत्र को लेकर तमाम सारी इंद्रवीर, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अखंड अभी आ रही है? हाँ बताइए। तो तमाम सारी गतिविधियां देखते हुए ये देखा कि रायबरेली में तमाम ऐसी एजेंसियां लगी जो प्रमाण पत्र को लेकर के आगे बढ़ा। उसी पे हम बात करें तो आधार कार्ड की जगह जगह देखते थे लगातार विरोध देखने को मिला था, लोग लाइन में लगे हुए थे, आधार कार्ड नहीं बन रहे थे, तमाम सारी शहरों को अप्रूवल था। अब सरकार एक अच्छा काम करने जा रही है, आधार कार्ड अगर आपको रजिस्टर करवाना है तो अब गाँव-गाँव लोग पहुंचेंगे और ये सरकारी विभाग के लोग भी इसको कंट्रोल करेगी। क्या है पूरा मामला हम जानते हैं, और क्या इसके आगे आने वाले सबसे पहले आपका स्वागत है IBC 24 पर। और सर एक ये आधार कार्ड का मेरे पास आया, ये शासनादेश आया, तो क्या है सर पूरा मामला, कब से ये लागू? ग्राम पंचायत स्तर पर हम लोगों के जनपद रायबरेली में कुल 980 ग्राम पंचायतें हैं, जिनको पंचायत सचिवालय के रूप में सरकार के द्वारा पहले से संचालित किया गया है, जहां से लोगों को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय जात निवास प्रमाण पत्र आदि सुविधाएं पंचायत सहायकों के द्वारा दी जाती हैं। लेकिन आधार कार्ड के लिए अभी तक जनता को पोस्ट ऑफिस या अन्य जो UIDAI वाले जन सुविधा केंद्र होते थे वहां जाना पड़ता था। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था की है कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल सेवाओं के विकेंद्रीकरण के लिए और ग्राम पंचायत स्तर पे ही एक आधार केंद्र बनाने के लिए पंचायत सचिवालय को उन्होंने चुना है, जिसमें हमारे पंचायत सहायक
जब उनका प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा तो वो ग्राम पंचायत में आधार कार्ड बनाना, आधार कार्ड का अपडेशन करना या बायोमेट्रिक का अपडेशन करना ये कर पाएंगे। सर, इस पे अगर बात करें तो जैसे बीच में हम लोगों ने देखा कि मनचाहा जो प्राइवेट संस्था या कुछ ऐसे संचालक थे, अगर बात करें तो जनसेवा बैंक कर्मियों में जो प्राइवेट लोगों को बिठाया गया था, मनचाहा पैसा वसूल रहे थे, तमाम शिकायतें मिली हैं, आपको भी आई होगी, बैंक को भी नहीं। तो इसमें तमाम सारी गंभीर है, तो इसमें कोई शुल्क निर्धारित किया गया है? शुल्क निर्धारित है, शुल्क जो है वो जनता के बीच में स्पष्ट रूप से बताया भी जाएगा और इस शुल्क का जो यूआईडीएआई से जो इसको निर्धारित किया गया है उससे अतिरिक्त 1 रुपए भी शुल्क नहीं लगेगा, तो आप कोई मनमाने तरीके से इसमें पैसा नहीं पाएगा। वो धांधली को लेकर के बिल्कुल बंद हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी और पूरी व्यवस्था पारदर्शी होगी। लगातार टीमें लगी हुई है, तमाम सारी चीजों को लेकर जिसपे जो है लोगों के बीच में rumor या अफवाह रही या ऐसी जो गतिविधियां देखने को मिली लेकर के अब सरकार संजीदा है और तमाम सारी चीजों को लेकर के सरकार ने पर्टिकुलर अब यहाँ पे जैसे हमने बताया कि सचिव के नीचे जो सहायक है उनको किया जाएगा। अब उनके बाद ये सब लोगों की जो अपनी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद इनको जो है ये करने के बाद जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तमाम सारी चीज जीरो टॉलरेंस जो सहायक बनाए गए हैं उनको भी करना चाह करके अगर आपको चेंजेस कराना है आधार कार्ड बनवाना बायोमेट्रिक नहीं ये शासन आदेश है, ये सब होना है और इस पर लेकर आईबीसी 24 एसक्लूसिव खबर आपको आप तक अपने दर्शकों को पहुंचा रहा है कि ये चीजें होनी है जिससे अब आने वाले समय में धांधली देखने को नहीं मिलेगी किसी भी जिले में। हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी उन तमाम लोगों के लिए जो आधार कार्ड को लेकर के दर दर भटकने को मजबूर थे, परेशान होते थे। उनको अपने किसी एड्रेस के लिए, चाहे नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में, किसी चीज के लिए भी उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। और अगर इस तरीके की स्थितियां होंगी तो शायद लोगों को परेशान होना नहीं पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इस बात पे जो आपने फोकस किया और उन्होंने बताया कि जो धांधली थी वो भी रुक सकेगी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ही सार्थक कदम है सरकार का। और इस सार्थक कदम के लिए सरकार ने आमतौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं आधार कार्ड में रेक्टिफिकेशन के लिए परेशान होते थे उनको कहीं ना कहीं सहूलियत मिलती हुई जरूर नजर आएगी इस पूरी सार्थक प्रयास की वजह से। तो इंद्रवीर, अगर कोई अपडेट होता है तो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर तमाम बात करने के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ बने हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अकांत, देखिए हर वक्त मैं पुलिस की ही बातें करता रहता हूँ, फिर से आज हर वक्त बुराई करने से अच्छा है कभी कभी बड़ाई भी कर लेनी चाहिए प्रतापगढ़ पुलिस की। और सही बात है कि बड़ाई के लायक ही काम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से प्रतापगढ़ पुलिसिंग के ऊपर सवाल तो खड़े होंगे ही। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट्स दिखा देता हूँ, ये रविवार की बीती रात का शॉर्ट्स है। उस दिन प्रतापगढ़ में वीवीआईपी मूवमेंट्स भी था और विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना भी प्रतापगढ़ में थे। लेकिन उसी रात एक घटना होते होते बच जाती है। एक स्विफ्ट डिजायर थी जिसका नंबर यूपी 16 FT 3545 था। उसमें दो बदमाश, 3 कह सकते हैं, ड्राइवर समेत 3 भी कहा जा सकता है कि 3 बदमाश थे और पिस्टल 32 बोर की 4 राउंड गोलियां। क्या होने जा रहा था किसी को नहीं पता। मुखबिर की खास सूचना थी, सोचिए, मुखबिर की खास सूचना थी कि राम चौराहा पर एक स्विफ्ट डिजायर है व्हाइट कलर की, वो आ रही है, उसे आप रोकिए और ये आप रोकिएंगे तो उसमें आप बदमाश जरूर पाएंगे। घटना को अंजाम देने जा रहे थे, चेकिंग लगाई गई थी। सही कहेंगे कि भगत चुंगी चौकी इंचार्ज उस समय नाइट अफसर थे और उनको सटीक सूचना मिली थी, क्योंकि वो प्रतापगढ़ के मिनिमम हर थानों में रह चुके हैं, पोस्टिंग हो चुकी है। उनको सटीक सूचना मिली थी और जैसे ही राम चौराहा वो पहुंचते हैं, सामने से पुलिस की गाड़ी, ये कोई इसमें फेक नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि मुठभेड़ कैसे होती है और कैसे दर्शाया जाता है, लेकिन उसकी पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि कभी उसका कोई वीडियो नहीं है। लेकिन ये ऐसे घटनाक्रम थी कि रात के 11:30 बजे के आसपास का था और
जो अब मुकदमा लिखा भी गया है उसमें प्रत्यक्षदर्शियों को भी दर्शाया गया है। सबसे बड़ी चीज थी, जैसे ही प्रतापगढ़ पुलिस की जो बुलोरो है और इधर से दहिला मऊ की ओर से बढ़ती है, राम राम चौराहा पहुंचने ही वाली होती है मेडिकल कॉलेज के पास में ही, तो उधर से स्विफ्ट डिजायर आ रही थी। और जैसे ही बदमाशों ने पुलिस को देखा और देखते ही सबसे पहला काम उनका ये था कि चलती गाड़ी से कूद गए, चलती गाड़ी से कूद करके भाग गए। सबसे बड़ी चीज ये थी कि फिलहाल गाड़ी का मालिक कोहरऊ थाना के अंतर्गत का है और उसका नाम रोहन है, और दूसरा जो अपराधी है वो आशीष उर्फ गौरव मिश्रा, ये लालगंज का रहने वाला है। इसके ऊपर गैंगस्टर समेत चोरी, हत्या का प्रयास, लूट की घटनाओं जैसे आधा दर्जन के आसपास मुकदमे दर्ज है। और इसी के ये बताया जा रहा था को ड्राइवर सीट पे ये बैठा था, इसी के को ड्राइवर साइड से ही जो है बंदूक मिली है, और ये लोग किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे जिसकी रेकी हो चुकी है। पुलिस अभी पूरी तरीके से साफ तौर पे नहीं कह रही है। तो मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लक्ष्मीकांत सेंगर जो कि चिल्ला चौकी इंचार्ज है, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आईओ भी वही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो आशीष है, रोहन है, वो आखिर कब उनकी गिरफ्तारी होती है। दूसरी चीज कि देखिए, कहीं प्रतापगढ़ पुलिस अच्छा काम करती है और कहीं सबसे क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं। कि जैसे मैंने आपको कल बताया कि धर्म परिवर्तन को लेकर के अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है, अभी तक और गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो पाई है? कि एक दरोगा अच्छा कार्य करता है और वही अन्य दरोगा इंस्पेक्टर है, उनसे अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी जा रही है। मैंने आपको कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि हर महीने की 30 तारीख से 1 तारीख का वेट होता है कि हमारी तनख्वाह गिरे, और काम करने से इनको नहीं मतलब है। और कुछ पुलिसकर्मी होते हैं जो काम में दिलचस्पी दिखाते हैं, तो वही एक दिलचस्पी देखने को मिली कि कोई बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई। दूसरी यही चीज है पूरे प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर लागू होता अखंड। हाँ बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए पुलिसिंग प्रतापगढ़ की अपने आप में सवालों के घेरे में रहती है। कई सवाल खड़े होते हैं, कई बार हमने देखा है कि किस तरीके काम करते हैं पुलिस, उस पर सवाल खड़े होते हैं। अपने ही कोतवाल के ऊपर कहीं ना कहीं किस तरीके के गंभीर आरोप लगते हैं, कभी पत्रकारों के साथ बदसलूकी के आरोप लगते हैं, अपराधियों की धरपकड़ को लेकर के भी कई बार सवाल खड़े होते हैं कि बड़े से बड़े अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन ऐसे में एक बड़ी किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे अपराधी, भले ही उनको नहीं पकड़ पाए पुलिस, लेकिन कम से कम उनकी गाड़ी, उनके पास जो हथियार था, उसमें जो बरामद हुआ है, एक बड़ी सफलता जरूर है प्रतापगढ़ पुलिस के। लेकिन एक सवाल फिर भी इसमें है कि आखिरकार गाड़ी भी पकड़ी गई, उसमें रखा तमंचा भी पकड़ा गया, लेकिन अपराधी 3 जो बताए जा रहे हैं कि 3 लोग उस वक्त उस गाड़ी में थे, उसमें से एक भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त नहीं है। फिलहाल कई बार ऐसा होता है ज्ञानेंद्र की लोग किसी की गाड़ी मांग करके लेके जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पूरे मामले में गाड़ी मालिक जो है, क्या वो भी संदिग्ध है? क्या उसके ऊपर आरोप है, या फिर उसकी तरफ से कोई बयान आया कि मेरी गाड़ी मांग कर ले गए थे, कुछ करके ले गए थे? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत लोग होते हैं गाड़ी मांग करके लेके जाते हैं, लेकिन जब गाड़ी पकड़ी गई, पहली बात तो सबसे पहले हुआ कि नंबर प्लेट जो लगा था उसको वेरीफाई किया जाए, तो नंबर प्लेट ओरिजिनल निकला। फिर उसके बाद चेसिस को भी क्योंकि नंबर प्लेट से स्विफ्ट डिजायर निकला, फिर उसके बाद चेसिस से वेरीफाई किया गया क्या जो हम लोगों के एप्लीकेशन पे नाम शो आउट हो रहा है, क्या वही नाम चेसिस नंबर से भी शो आउट हो रहा है। तो चेसिस नंबर से चेक किया गया तो सेम नाम निकला। फिर उसके बाद पुलिस दबिश के लिए कोहरऊ थाने पहुंचती है, कोहरऊ थाने से एसओ को लिया जाता है। फिर उसके बाद वहां से फला जो रोपन है उसके घर पे जाती है, वहां पे दबिश दी जाती है, तो गाड़ी मालिक वहां से फरार है। तो इस साफ तौर पे स्पष्ट हो चुका था कि आशीष और रोहन जो 2 लोग थे, ये किसी घटना को ही अंजाम देने के लिए जा रहे थे। सोचिए 4 राउंड गोलियां कम नहीं होती है, मतलब 4 मैगजीन आपको मिल रही है, उसमें फुल लोडेड जो है गोलियां हैं, एक पिस्टल है 25 बोर की है, ऑटोमेटिक है, जो पुलिस वाले बता रहे हैं कि हाईटेक पिस्टल है, कोई नॉर्मल पिस्टल नहीं है। कि ये नहीं कह सकते कि जिगाना है, जिससे अतीक अहमद की हत्या हुई थी, जिगाना का यूज किया गया था, तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन उन्होंने जो बताया है और पिस्टल हमने जब कहा कि देख सकते हैं पिस्टल, तो उन्होंने साफ तौर पे मना किया, लेकिन
फोटो में देखने से लग रहा था कि हाईटेक पिस्टल है। और साफ तौर पे उन्होंने ये कहा कि एक केवल क्लिक करेंगे तो ये आराम से लोडेड हो जाएगी। तो साफ तौर पे है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने आशीष जा रहा था। रोहन का तो अभी नहीं पता, क्योंकि आशीष के ऊपर मुकदमे हैं और खास तौर पे हत्या लूट जैसे मुकदमे हैं, तो ये दर्शाता है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रताप सिंह कभी कभी अच्छा काम करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन मार्क खड़े कर देते हैं। अभी हम कह सकते हैं गुलशन यादव अभी भी फरार चल रहा है, अभी तक गिरफ्तार। ऐसी कई घटनाएं हैं प्रताप, उंगलियों की जो रेखाएं होती है उनको गिनना शुरू करो तो ऐसे कई घटनाएं, कई अपराधी हैं जो फरार चल रहे हैं, इनाम गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो साफ तौर पे कहीं पुलिस अच्छा काम करती है, कहीं जो है निखर गंदा काम करना शुरू। साफ तौर से प्रतापगढ़ का मैं कई चीजों दिखा चुका हूँ। मैं अभी भी रोड पे खड़ा हूँ, यातायात वैसे ही है जैसे पहले था। यातायात कोई काम नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको भी नहीं करने दिया जाता है। और हम लोगों ने भी अपने प्रतापगढ़ के दर्शकों को, पूरे प्रदेश के दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से कई बार पुलिस की कार्यशैली की वजह से कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल अगर पुलिस ने कुछ अच्छा काम किया है तो जरूर बताएंगे और इसी तरीके से दर्शाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि गाड़ी पकड़ी, तमंचा पकड़ा, उन अपराधियों को भी पकड़िए जो किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे, क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी है। गाड़ी पकड़ ली जाएगी, तमंचा पकड़ ली जाएगा, अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा तो उनके पास गाड़ी भी आ जाएगी, तमंचा भी आ जाएगा और जो अपराध उनको करना है वो अपराध भी करके चले जाएंगे। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अपराधियों की बात करें तो उनको सर्विलांस लगा दिया गया है, एसओजी और स्पेशल टीम दोनों लग चुकी है साफ तौर पे। और जो घटना को आशीष के लिए दबिश जारी है, ये अभी मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे पास अभी 10 मिनट पहले सूचना आई थी कि शायद आशीष की गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि जब तक मेरे पास कोई आधिकारिक बयान नहीं होंगे, टेलीफोनिक मेरी किसी से बात नहीं होती है एसएचओ या किसी सीओ से, तो मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरे पुलिस सूत्र कह रहे हैं, और ये मेरे सूत्र कभी गलत नहीं होते हैं, क्योंकि मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि ये घटना हुई थी, ऐसा हुआ है, लेकिन जो मेरे पुलिस सूत्र कह रहे हैं कि आशीष की गिरफ्तारी हो चुकी है। कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आशीष की गिरफ्तारी की बात हमारे पास 10 मिनट पहले तक जो हमारे पुलिस सूत्र बता रहे हैं वो हो चुकी है, और जल्द ही और 2 साथियों की गिरफ्तारी होने वाली है। ये क्लियर है, लेकिन मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। आशीष की गिरफ्तारी हो चुकी है जो मेरे पास है, क्योंकि 24 घंटे के ऊपर हो चुका है ये मामला, तो आशीष की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसीलिए मैं नहीं कह रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई अभी पुष्टि नहीं हुई थी, तो आशीष की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और बयान कोई आता है अगर आपके पास और जो जानकारी निकल करके सामने आती है, लेकिन इतना जरूर है कि जो आपके जानकारी आई है उसमें गारंटी की संभावना ज्यादा है, फिर भी आधिकारिक बयान का इंतजार करना चाहिए और आधिकारिक बयान जो भी हो उसको लेकर के आप जरूर बताइएगा। जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आप ब्रजेश हमारे साथ बने हुए सिद्धार्थ नगर से। ब्रजेश, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड, मैं आपको बता दूं कि आज जो है सिद्धार्थनगर जिले का भनवापुर विकास खंड का ग्राम पंचायत बुढ़ऊ है, जहां मनरेगा श्रमिकों की अगर बात किया जाए तो इस समय देखा जा रहा है कि बुढ़ऊ में जो मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति लगाई जा रही है, 100 लेबर से डेली जो है उनके ऊपर हाजिरी लगाई जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात अगर हम करें कि एक विजुअल दिए, एक बयान एक बार उसको दिखाया जाए, जो मनरेगा श्रमिक महिला है जिसकी हाजिरी लगाई जा रही है, उसी महिला का बयान सामने आ गया है कि ग्राम प्रधान सिर्फ फोटो खींचता है और 50 रुपये डेली देता है, जबकि मनरेगा श्रमिकों की जो पारिश्रमिक है डेली का 252 रुपया प्रतिदिन का है। हम एक बार चाहेंगे कुछ विजुअल को दिखाया जाए, जिस तरीके से उस महिला का बयान आया है कि उसने ग्राम प्रधान की ही पोल खोल दिया है। जी अखंड, क्या नाम है? सुभद्रा। कौन गाँव है? बुढ़ऊ। ये बुढ़ऊ में नरेगा में आपके नाम है? हाँ है। तो जावा जाते है? नहीं, बोलते नहीं है। अच्छा। और खाली फोटो खिंचावत नहीं। कई दिन से? अरे महीना भर से काम कराओ तो खाली फोटो फोटो होते दोनों के। अच्छा, तो फोटो खींचे के जाते है? सिपाल जात और के। स्वरोजगार सेवक। अच्छा, तो आपका नाम कब से नहीं है? अब नमो तो कागज फोटो वोटो को रखा हो कितबिया। हाँ हाँ, कितबिया जॉब कार्ड में है। हाँ। तो आपका कहने वाला होता? नहीं वाला होता।
अच्छा, और लोग का जेकर फोटोया खींचत हैं तो पूरा पैसा दे दिया था निकाले के बाद कि कुछ ले लिया था मान में कि? लिया था 50 रुपया दे के खिंचाओ तो फोटो। अच्छा, 50 रुपया दे के फोटो खींचा। बिल्कुल अखंड, देखिए जिस तरीके से महिला ने स्पष्ट बता दिया कि 50 रुपये डेली दिया जा रहा है। अब जब 252 रुपया मनरेगा श्रमिक है और बताइए 15 से 20 दिन लगातार अगर 100 लेबर से ऊपर अगर हाजिरी लगाई जा रही है तो लाखों रुपए का जो है गोलमाल जो है ग्राम प्रधान करेगा। और सबसे बड़ी बात तो हम आपको ये बता दें कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीडीओ और एपीओ व तकनीकी सहायक और रोजगार सेवक, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ का जो है निरीक्षण करें, जबकि महज जो है ब्लॉक से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है जो एपीओ हैं वो भी नहीं आना चाहते हैं। रोजगार सेवक को हो सकता है शायद ग्राम प्रधान के द्वारा कुछ कमीशन दिया जा रहा है, इसलिए जो है रोजगार सेवक जो है जबरदस्त मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति लगा रहा है। जी अखंड। तो ब्रजेश, अगर आखिरकार उनकी आंख के नीचे इस तरीके का भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि एक व्यक्ति इस तरीके से आरोप लगा रहा है, वो भी मीडिया के सामने आकर के, एक महिला आरोप लगा रही है, एक श्रमिक एक आरोप लगा रही है कि 50 रुपए दिए जाते हैं और फोटो खींच ली जाती है, तो बाकी के 200 रुपए किसके खाते में जाते हैं? प्रधान जी के खाते में जाते हैं कि उसका कुछ हिस्सा अधिकारियों के भी खाते में जाता है कि आप लोग ना जांच करिए, आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, इसी तरीके से हम लोगों के साथ बेईमानी करेंगे, श्रमिकों के साथ बेईमानी करेंगे और झूठी हाजिरी दिखा करके, झूठे नाम लगा करके, ये काम करा करके उनको महज कुछ भुगतान करके उनका पैसा अपने खाते में या अपने पास रख लेंगे और आपको भी उसका कुछ हिस्सा पहुंचा देंगे। अधिकारियों के पास जब ये विजुअल जाता है तो उस पर भी कोई बयान देते हैं कि कुछ नहीं, कि केवल जांच करेंगे? ऐसी जांच की खबरें तो आप ही कई बार बता चुके हैं, लेकिन उसमें कोई आंच चाहिए किसी के ऊपर? जी अखंड, देखिए अभी जब इस बारे में जब वहाँ हम लोग गए मौके पर, वहाँ जो श्रमिक थे उनसे पूछा गया तो श्रमिकों ने तो साफ तौर से बता दिया कि ग्राम प्रधान 50 रुपया देता है, लेकिन जब पैसा आएगा तो पैसा निकलवा लेगा, पूरा पैसा हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब सवाल इसमें ये भी है, पहले कि एक सवाल ये, इसका सवाल का जवाब दीजिए कि श्रमिकों के अकाउंट में पैसा जाता है कि प्रधान के पास पैसा जाता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि इन लोगों से क्या काम कराया जाता है या केवल फोटो खिंचाने का 50 रुपए दिया जाता है? ये दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल है, दोनों का जवाब चाहिए इन लोगों से। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पैसा जाता है श्रमिक के अकाउंट में जाता है, लेकिन अब जो ग्राम प्रधान होता है उन्हीं श्रमिकों की हाजिरी लगाता है जो उनके नजदीक है और जो उनके कहने पर पैसा निकाल कर दे देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, पैसा ग्राम जो है मनरेगा श्रमिक के खाते में ही जाता है और मनरेगा श्रमिक के द्वारा ही उसे ग्राम प्रधान निकलवा लेते हैं। रही बात काम की, तो जो वर्क आईडी पे जो काम कराया गया वो वर्क आईडी पे काम पहले हो चुका है, लेकिन अब वर्तमान में लगातार 100 लेबर से ऊपर जो है डेली का हाजिरी लगाना, तो ये तो लाखों रुपए का जो है गोलमाल हो जाएगा। और इसमें जो है जबकि ब्रजेश, इसमें तो ये भी दिक्कत है ना कि ये लोग भी तो मिले हैं। अगर प्रधान कोई हीलावाली कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है कि आपके नाम पर 50 रुपए आपको दे रहा, फोटो खींचने पर काम हो ही नहीं रहा, जो काम पहले ही करा लिया गया है, आपको खड़ा करके दिखा करके, तो कहीं ना कहीं तो इनके ऊपर भी तो सवाल खड़े होंगे कि आप लोग फोटो क्यों खिंचवाते हैं जब काम ही नहीं हुआ तो? नहीं, देखिए अखंड जी, काम तो हुआ पहले, लेकिन जो मनरेगा श्रमिक है वो 100-250 रुपए में टूट जाते हैं। अब उनको अगर डेली 50 रुपया मिल रहा है तो घर की व्यवस्था उनकी सेट हो जा रही है, क्योंकि ऐसे गरीब परिवार ही हैं जो मनरेगा में काम करने जाते हैं। तो अब गरीब परिवारों को भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं एक बड़ी जो परत है ना, वो सबके मिली भगत से ही चलती है कि अगर ये जो श्रमिक है ये काम करें और अपने जो योगदान है या जो मेहनताना है वो अपना पूरा मांगे तो शायद इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होगी। लेकिन दिक्कत ये है कि श्रमिक भी कभी कभी अपने लालच में, लोभ में, अपने परिवार चलाने के लिए इस तरीके की चीजों में कहीं ना कहीं शामिल हो जाता है कि कुछ हिस्सा उसने ले लिया और बाकी उसका हिस्सा प्रधान खा लेते हैं। तो इस तरीके की स्थितियां तो आम हो चुकी है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी खबर है ब्रजेश, क्योंकि इस तरीके से श्रमिक सामने आकर के आरोप लगा रहे हैं और आरोप लगाने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अधिकारी पूर्णतः सब कुछ जानते हुए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये सब कुछ अपने आंख के नीचे होते हुए देख रहे हैं और इस पर कार्रवाई करने की बजाय मौन धारण किए बैठे? जी अखंड, देखिए अगर मान लीजिए कोई श्रमिक अगर कहता है हम आपको पैसा नहीं देंगे, हमारा जो हम ले लेंगे, तो ग्राम प्रधान उसकी उपस्थिति नहीं लगाएगा, उसको जो उसका नाम मनरेगा से हटा देगा। इसलिए कुछ ना कुछ लालचबस जो है मनरेगा श्रमिक, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं जो घर में बैठी हैं लेकिन उनका नाम भी जो है दिखाया गया है। अब वहाँ जो बताया गया कि लोग 20-25 लोग सिर्फ फोटो खिंचाने जाते हैं और 102 लोगों की हाजिरी लगाई जाती है।
तो कभी कभी क्या होता है, जो रोजगार सेवक होते हैं जानते हैं पकड़े जाएंगे तो क्या होता है, मनरेगा श्रमिकों को जो है 4 लोगों को आगे कर दिए, 2 लोगों को पीछे कर दिए, फिर 2 लोगों को आगे कर दिए, 4 लोगों को पीछे कर दिया, यानी फोटो चेंज करके जो है उसी में सबका नाम डाल देते हैं। अब जो उनका नजदीकी होता है उन्हीं का नाम डालते हैं और उन्हीं से पैसा निकलवा लेते हैं। लेकिन अब इसमें विभाग को भी तो देखना चाहिए, आखिर में बीडीओ हैं, एपीओ हैं, तकनीकी सहायक हैं, उन या मान लीजिए रोजगार सेवक होता है जो ग्राम प्रधान के नजदीक होता है, उसको तो हो सकता है कुछ कमीशन मिल रहा है इसलिए उसने हाजिरी लगाया। लेकिन जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि गांव में जाए, वर्क को देखे, वहां मनरेगा श्रमिकों को देखे, क्या हाजिरी लगाई जा रही है, तो अगर ग्राम पंचायतों का निरीक्षण होता तो इस तरीके का भ्रष्टाचार नहीं होता। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब सब में हिस्सा मिलता है, सबको कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता है, तो वहां मौके पर कोई जाना नहीं चाहता है। जी अखंड। अब बिल्कुल ब्रजेश, ये तो तमाम चीजें साफ तौर पर हैं कि जिनके हाथों में है कि जांच करें, अगर वो जांच करेंगे ही नहीं, जो आरोपी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे ही नहीं, तो होगा ही कुछ नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके का भ्रष्टाचार जो लगातार कई बार देखा हमने, खत्म करने की बात कही गई कि भ्रष्टाचार होगा ही नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार की ऐसी जड़ है जिसको हटा पाना, निकाल पाना, या जड़ से खत्म कर पाना बहुत मुश्किल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें सब लोग सहभागी हैं, हम भी सहभागी हैं, वो लोग भी सहभागी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार की जो परत है ये खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इसमें हर आदमी, हर व्यक्ति जो इसमें कहीं ना कहीं शामिल है वो खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, चाहे वो काम करने के एवज में, ना काम करने के एवज में कुछ चार्ज करे, काम ना करवाने के लिए कुछ आपको दे करके उससे आपके बदले कुछ ले ले, या फिर कुछ अधिकारी जो सब कुछ देखते हुए भी अनजान बनकर आंखों पर पट्टी बांध करके सब कुछ होता हुआ दिख रहे हैं, क्योंकि उनका भी अपना कुछ लाभ है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जरूर जिलाधिकारी से बात कीजिएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या हुआ। एक श्रमिक इस तरीके का आरोप लगा रहा है, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी, क्या प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, या जो लोग भी जिम्मेदार हैं कि इस तरीके की मामलों की जांच करें, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगा। ब्रजेश, इस पूरे मामले को जरूर जिलाधिकारी से बात कीजिएगा और पूछिएगा कि आखिरकार क्या इस पर आप एक्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ब्रजेश ने दिखाया, पहले भी वो दिखा चुके हैं, इस तरीके के मामले सामने आते हैं लेकिन उस पर कार्रवाई शून्य होती है। जांच तो करने की बात की जाती है, लेकिन जांच वाच कुछ होती नहीं, और जांच होती भी है तो उसमें आज किसी को आती नहीं। एक और आपको बात बता दें कि शंकराचार्य जी के ऊपर जिस तरीके का आरोप लगा है, बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा है, पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही थी और जांच कर रही है। उसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो शंकराचार्य हैं वो भी आरोप लगाते आ रहे हैं, और अभी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि उन्होंने आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा पर और साजिश रचने का आरोप लगाया है, और इसके साथ ही उन्होंने जमानत की याचिका भी दाखिल की है। तो कहीं ना कहीं जो शंकराचार्य मुद्दे को लेकर के जो विवाद जारी है, जो कहीं ना कहीं शंकराचार्य बोल रहे हैं कि ये झूठा आरोप लगवाया गया है, और जिन्होंने ये आरोप लगाया है जो आशुतोष पांडे है, जो आशुतोष महाराज है, वो खुद एक हिस्ट्री शीटर है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की इस पूरे मामले में बातें निकल करके सामने आ रही है, वो साफ तौर पर ये दर्शाती हैं कि एक दूसरे के ऊपर ही कहीं ना कहीं आरोप लगते जा रहे हैं, और एक पक्ष आरोप किसी और पे लगा रहा है तो दूसरा पक्ष किसी और के ऊपर आ रहा है। क्योंकि इस पूरे मामले पर एक व्यक्ति सामने आया है जिसने ये बात कही है कि उनको भी लालच दी गई थी, कि लालच दे करके एक कहीं ना कहीं एक कागज पे साइन करवा लिया जाता कि उसके बदले में उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाएगी। वो शंकराचार्य जी के पक्ष में ये पूरा लेकर के मामला सामने आया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच है वो पुलिस कर रही है। इसी को लेकर के शंकराचार्य जी ने जमानत याचिका भी दाखिल कर दी है, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय से भी एक संबंधित खबर है, बहुत ही चर्चित खबर है, क्योंकि वहां पर जो लाल बारादरी है उसको वहां पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर फेंसिंग का काम चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो छात्र गुट है, चाहे एनएसयूआई के हो या समाजवादी छात्र सभा के लोग हों, उन्होंने कुछ दिन पहले वहां पर कुछ मानव श्रृंखला बना करके छात्रों की, वहां पर कुछ युवकों ने बाहर अजान पढ़ी थी, वहां उसके बाद वहां पर इफ्तार की भी तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन आज एक बार फिर से वहां पर एक नई तस्वीर सामने आ रही है। वहां पर कुछ लोगों के द्वारा, कुछ छात्रों के द्वारा वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है, और उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो विधि प्रशासन की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि वहां पर कुछ कार्य को लेकर के उसकी फेंसिंग की गई, उसको बंद किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षा का मंदिर है वो कहीं ना कहीं अब अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है, और कभी हिंदू पक्ष तो कभी मुस्लिम पक्ष। अब जो जहां पर राजनीति, जहां धर्म नहीं होना चाहिए था, जहां जाति नहीं होनी चाहिए थी, वहां पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरीके से वहां पर एक गुट जो है वो अजान कराने की बात कह रहा है, मानव श्रृंखला बनाकर इफ्तार की बात कर रहा है, तो दूसरा गुट
वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रहा है और वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि शिक्षा के मंदिर में जहां पर लोग शिक्षा लेने जाते हैं, वहां भी अब धर्म को लेकर के एक कहीं ना कहीं अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है और दो गुट अब आमने सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा गुट ये आरोप लगा रहा है कि जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहां पर आए थे, उसके बाद से ही लाल बारादरी को बंद कर दिया गया। तो फिलहाल इसको लेकर के कहीं ना कहीं लखनऊ विश्वविद्यालय जो कि शिक्षा का मंदिर है, वहां पर भी राजनीति देखने को मिल रही है और एक से नहीं दूसरे गुट, दोनों गुट आमने सामने हैं। एक और खबर आपको बता देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि बसपा अब पूरी तरीके से ग्राउंड पर उतरने की तैयारी में और इसको लेकर के तमाम तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। आपको बता दें कि आकाश आनंद अप्रैल से चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं पार्टी के कोर वोटरों को साधने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए और 2027 के चुनावी कैंपेन की शुरुआत अप्रैल में वो शुरू कर देंगे। साथ ही साथ जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं, जो जाने माने और बड़े ही कद्दावर नेता है बसपा के, उनको जो ब्राह्मण समाज है उसको एकजुट करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और जो जिले जिले जाकर के ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने के लिए कहीं ना कहीं सभाओं को संबोधित करेंगे। तो ब्राह्मण प्रकोष्ठ भी है और बीएसपी का फोकस साफ तौर पर है कि 2027 की जो चुनावी तैयारी है वो मजबूती के साथ लड़ी जाए, जिससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से बसपा पूरी मजबूती के साथ आकर के चुनावी मैदान में ताल ठोक सके और जो अभी तक कहीं भी लड़ाई में दिख नहीं रही है वो मजबूती के साथ उभरे और आगे आए और साथ ही साथ जीत का स्वाद चख करके एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनाए। तो कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति है, लगातार एक दूसरे, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, सभी एक के साथ एक एक करके इस चुनावी रण में उतरने के लिए तैयार है। एक आखिरी खबर आपको बता देते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए भी अब पीके की जो कंपनी है वो स्ट्रेटेजी तैयार करेगी। एक जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी की जो कैंपेन होगी वो पीके की कंपनी संभालेगी। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उन्होंने बंगाल में और 2 मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने के बाद पीके को शायद हायर किया है। जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो अब समाजवादी पार्टी की कैंपेन तैयार करेगी और उनको सत्ता पर पहुंचाने के लिए मदद करेगी। फिलहाल तो ये तमाम आज की बड़ी खबरें थी जो आज हमने आपको बताई। कल फिर हम आपसे करेंगे मुलाकात 12 बजे 12 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।